जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों हम लोग जो एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास है उसको लेकर के उपस्थित हो चुके हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी क्लास को। और हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वो क्या है। पहला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से पुरोहित की मूर्ति यानी कि जो पुरोहित की मूर्ति है वो मिली हुई है। पुरोहित की मूर्ति क्या हड़प्पा थे, क्या मोहनजोदड़ो से, क्या धौलावीरा से या लोथल से, आप मुझे बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। तो जो पुरोहित की मूर्ति है दोस्तों, पुरोहित की मूर्ति यह हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा या लोथल कहाँ से मिला हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से ही दोस्तों पुरोहित की मूर्ति मिली हुई है। और मोहनजोदड़ो से ही नर्तकी की मूर्ति भी मिली हुई है ना। नर्तकी जो डांसिंग गर्ल है, तो नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली हुई है। नर्तकी की मूर्ति भी मिली है कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। हड़प्पा से जो हड़प्पा है, हड़प्पा से विशाल धान्यागार या अन्न कोठार मिला हुआ है। तो अन्न कोठार, विशाल अन्न कोठार मिला हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। जो धौलावीरा है, धौलावीरा, तो धौलावीरा दोस्तों यह स्पेशली 10 पत्थरों का शिलालेख, 10 पत्थरों का शिलालेख के लिए जाना जाता है। 10 पत्थरों का शिलालेख, इसके अलावा विशाल स्टेडियम, और इसके अलावा जो जल संचयन है, जल का संग्रहण है, उसके लिए धौलावीरा जाना जाता है। जो लोथल है दोस्तों, लोथल ये एक विशाल बंदरगाह था। इसके अलावा यहाँ पे नाप तौल की प्रणाली मिली है, नाप तौल की प्रणाली मिली हुई है यहाँ पे, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर को चुनना है। आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सही उत्तर को चुनना है। तो जो पहला कथन है, बौद्ध धर्म का तीव्र प्रसार हुआ, क्या बौद्ध धर्म का तीव्र प्रसार हुआ था। और दूसरा है, यह धर्म अहिंसा, समानता और सरलता पर आधारित था। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है पर आर ए की व्याख्या नहीं करता। ए सही है, आर गलत है, और ए गलत है, आर सही है। आप इस पर विचार करें दोस्तों और बताएं सही आंसर क्या है। तो चलिए देखते हैं हम लोग सही आंसर क्या है। बौद्ध धर्म का तीव्र प्रसार हुआ दोस्तों, ये तो है सही। और यह धर्म अहिंसा, समानता और सरलता पर आधारित है, इसलिए इसका प्रसार हुआ, ये भी है सही। तो बौद्ध धर्म का तीव्र प्रसार हुआ क्योंकि यह धर्म अहिंसा, समानता और सरलता पर आधारित था। और इसीलिए दोस्तों इसमें समानता था, इसमें सरलता था, इसलिए बहुत कठिन तपस्या नहीं थी, मध्यम मार्ग था। इसीलिए जो समाज में जो शूद्र थे, जो महिलाएं थीं, जिनको पीछे समाज में सबसे पीछे धकेल दिया गया था, तो उन्होंने इसमें आकर के बराबरी फील किया और इसलिए इसको ज्वाइन किया बहुत तेजी से। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि बौद्ध धर्म के प्रमोट होने का एक बड़ा कारण था कि इसमें समानता था, इसमें सरलता था, इसमें अहिंसा था, जो लोगों को काफ़ी पसंद आया। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, भारत में चावल की सबसे पुरानी खेती का प्रमाण कहाँ से मिला हुआ है। तो चावल की सबसे पुरानी खेती का प्रमाण दोस्तों कहाँ से मिला हुआ है, ये आपको बताना है। क्या मेहरगढ़ से, क्या बुरजाहोम से, क्या कोल्डिहवा से, या आदमगढ़ से। तो दोस्तों ये कहाँ से मिला हुआ है आप मुझे बताएंगे, और इसका जो सही आंसर है वो क्या है, कोल्डिहवा से। कोल्डिहवा कहाँ पर है, तो कोल्डिहवा दोस्तों उत्तर प्रदेश में है। जो बेलन घाटी है, बेलन घाटी इलाहाबाद मिर्जापुर का क्षेत्र है वो है, तो ये उत्तर प्रदेश में है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो बेलन घाटी के क्षेत्र में है ये। अच्छा, बुरजाहोम कहाँ पे है, तो ये दोस्तों जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे है ये, जम्मू कश्मीर में है। और बुरजाहोम किस लिए जाना जाता है, यहाँ जो पाषाण काल के लोग थे वो गड्ढों में रहते थे, गड्ढों में या गर्त में, है ना, गर्त में निवास करते थे। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्लियर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में अग्निवेदी का प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुआ है। अग्निवेदी जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हवन कुंड कहते हैं। तो दोस्तों हवन कुंड का साक्ष्य कहाँ से मिला हुआ है, ये आपको बताना है। हवन कुंड अग्निवेदी का साक्ष्य हमें कहाँ से मिला हुआ है, क्या कालीबंगा से, क्या राखीगढ़ी से, क्या लोथल से, या धौलावीरा से। दोस्तों जो धौलावीरा है ये कहाँ पे है, तो ये है गुजरात में। कहाँ पे है ये, गुजरात में। जो लोथल है ये कहाँ पे है, तो ये भी है गुजरात में। ठीक है, जो राखीगढ़ी है ये कहाँ पे है, तो राखीगढ़ी है हरियाणा में। राखीगढ़ी कहाँ पे है, हरियाणा में। और जो कालीबंगा है ये कहाँ पे है, तो कालीबंगा है
राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ पे है? राजस्थान में। तो आप मुझे बताएं कि अग्निवेदी कहाँ पर मिला हुआ है दोस्तों, और अग्निवेदी आप समझ गए होंगे कि कहाँ पे मिला हुआ है, कालीबंगा से ही मिला हुआ है। दोस्तों जो राखी गढ़ी है यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। राखी गढ़ी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर को चुनें। तो दो स्टेटमेंट दिया हुआ है और आपको बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो पहला दिया हुआ है दोस्तों, पहला दिया हुआ है कि अजातशत्रु के समय में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। तो ये कह रहा है कि अजातशत्रु के समय में ही प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था, और कहाँ पर हुआ था? राजगृह में हुआ था। तो ये पहला स्टेटमेंट है। और दूसरा स्टेटमेंट है कि प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्य ने किया था। तो प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने किया था? तो मोगलीपुत्र तिस्य ने किया था। इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है, क्या दोनों ही सही है, क्या एक सही है दूसरा गलत है, क्या एक गलत है दूसरा सही है, या दोनों ही गलत है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, एकदम ध्यान से सुनेंगे। जो प्रथम बौद्ध संगति आयोजित हुई थी वो कब आयोजित हुई थी? जब बुद्ध की मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में। जो द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था वो कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व में। ईसा पूर्व है, यहाँ पे ईस्वी नहीं है, ईसा पूर्व है। जो तृतीय बौद्ध संगति है ये 250 ईसा पूर्व में आयोजित हुई थी, कहीं कहीं पे 251 होगा। और जो चतुर्थ बौद्ध संगति है दोस्तों यह 78 ईस्वी में आयोजित हुआ था। ये ईसा पूर्व नहीं है, ये ईस्वी है, कनिष्क के समय में। अच्छा, इसको आयोजित किसने करवाया था? तो जो पहली बौद्ध संगति है दोस्तों इसको अजातशत्रु ने आयोजित करवाया था। किसने आयोजित करवाया था? अजातशत्रु ने। जो द्वितीय बौद्ध संगति है इसको किसने आयोजित करवाया था? तो इसको आयोजित करवाया था कालाशोक ने। कालाशोक ने। जो तृतीय बौद्ध संगति है इसको किसने आयोजित करवाया? तृतीय बौद्ध संगति को अशोक ने आयोजित करवाया। किसने? अशोक ने। और चतुर्थ बौद्ध संगति दोस्तों कनिष्क ने आयोजित करवाया था, कनिष्क ने। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, तीन शासक अपनी राजधानी में ही आयोजित करवाते हैं, ये भी ध्यान रखना है। जैसे अजातशत्रु तो ये राजगृह में, कहाँ पर? राजगृह में। राजगृह इसकी राजधानी थी। कालाशोक वैशाली, वैशाली इसकी राजधानी थी। तो देखिए अगर आपको बौद्ध संगति याद है तो कभी भी शासकों की राजधानी पूछेगा वो भी आप आसानी से समझ जाएंगे। तो अजातशत्रु की राजधानी राजगृह, कालाशोक की राजधानी वैशाली, ये है ना। कालाशोक है तो वैशाली, इसको काकवर्ण बोलते थे। और अशोक, तो अशोक की जो राजधानी है पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। लेकिन ध्यान रखना है कि जो कनिष्क है ये अपनी राजधानी में बौद्ध संगति नहीं करवाया था, बल्कि ये कश्मीर के कुंडल वन में, कुंडल वन में आयोजित करवाया था। क्लियर है। अब इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो जो प्रथम बौद्ध संगति है इसकी अध्यक्षता करवाया था महाकश्यप ने। किसने आयोजित करवाया था? महाकश्यप ने। जो द्वितीय बौद्ध संगति है इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो इसकी अध्यक्षता किया था दोस्तों साबाकामी ने। किसने किया था? साबाकामी ने। साबाकामी, कहीं पे साबक मीर होता है। तो जो तृतीय बौद्ध संगति है इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो इसको करवाया था मोगलीपुत्र तिस्य ने। किसने करवाया था? मोगलीपुत्र तिस्य ने, मोगलीपुत्र तिस्य ने। और जो चतुर्थ बौद्ध संगति है इसको किसने अध्यक्षता करवाया था? तो वसुमित्र ने। किसने? वसुमित्र ने। क्लियर है। तो ये चार बौद्ध संगतियां हैं दोस्तों बौद्ध धर्म के। ये आपको तो पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि अजातशत्रु के समय में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। तो अजातशत्रु के समय में ही प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था राजगृह में। राजगृह में जो सप्तपर्णी गुफा था वहां पर इसका आयोजन हुआ था दोस्तों। तो ये तो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही। और दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है कि प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्य ने किया था। तो ये मोगलीपुत्र तिस्य ने तीसरी बौद्ध संगति की अध्यक्षता किया था। पहली का किसने किया था? तो पहले का किया था महाकश्यप ने दोस्तों, महाकश्यप ने। और इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया? रॉन्ग हो गया, गलत हो गया। तो इसलिए हम क्या बताएंगे? हम बताएंगे कि एक सही है और दूसरा गलत है। हम ऑप्शन नंबर बी को चूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है, नवपाषाण काल में मानव ने किस धातु का प्रयोग किया? सबसे पहले किया। तो नवपाषाण काल में मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया वो आपको बताना है। क्या लोहे का प्रयोग सबसे पहले किया, सोने का, या तांबे का, या चांदी का? तो सबसे पहले इंसानों ने किस धातु का प्रयोग किया दोस्तों? तांबे का प्रयोग किया, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि किस जानवर को सबसे पहले पालतू बनाया, तो किस जानवर को सबसे पहले पालतू बनाया दोस्तों? कुत्ता को, है ना। कुत्ता को सबसे पहले पालतू बनाया, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। जो अग्नि का आविष्कार था, अग्नि का आविष्कार, तो अग्नि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। कब हुआ था? पूरा पाषाण काल में हुआ था। पूरा
पाषाण काल में हुआ था। अग्नि का जो खोज था वो कब था, या जो खोज था वो कब हुआ था, पूरा पाषाण काल में। क्लियर है। जो दोस्तों पहिया है, पहिए का आविष्कार कब हुआ था, नव पाषाण काल में, नव पाषाण काल में। ठीक है। और इसके अलावा जो अग्नि है, अग्नि नहीं, कृषि, कृषि भी दोस्तों नव पाषाण काल में हुआ था, नव पाषाण काल में हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हमारा जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर को चुनें। तो पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि सम्राट बिंदुसार को अमित्रघात कहा जाता है। ये पहला स्टेटमेंट है कि सम्राट बिंदुसार को अमित्रघात कहा जाता है। और दूसरा स्टेटमेंट है दोस्तों कि बिंदुसार हर्यक वंश का प्रतापी शासक था। तो क्या बिंदुसार हर्यक वंश का प्रतापी शासक था? आपको बताना है कि क्या दोनों सही है, एक सही है, दो गलत है, दूसरा गलत है, या पहला गलत है, दूसरा सही है, या दोनों ही गलत है। आपको बताना है, इसमें से सही आंसर चूज करिए। सम्राट बिंदुसार को अमित्रघात कहा जाता है, ये तो है बिल्कुल सही, है ना। बिंदुसार को ही अमित्रघात कहते हैं। दूसरा है बिंदुसार हर्यक वंश का प्रतापी शासक था। दोस्तों ये है गलत। बिंदुसार हर्यक वंश का प्रतापी शासक नहीं था, बल्कि यह अशोक का पिता था। क्या था? अशोक का पिता। अशोक के पिता का नाम क्या था? बिंदुसार। या चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार। तो ये मौर्य वंश का है, ये भी आपको ध्यान रखना है। किस वंश का है? मौर्य वंश का है, जिसने सीरिया के शासक एंटियोकस से अंजीर, सूखी मदिरा, मतलब सूखी अंजीर, मदिरा और एक दार्शनिक की मांग की थी। क्लियर है। और इसी के दरबार में जो ये बिंदुसार है, इसी के दरबार में जो डायमेकस था, जो सीरिया से आया हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? एक सही, दो गलत। एक सही, दूसरे नंबर वाला स्टेटमेंट गलत है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। अच्छा, जो हर्यक वंश है, हर्यक वंश में मिलता जुलता नाम है, इसलिए ये क्वेश्चन पूछता है। तो बिंदुसार नहीं है, बिंबिसार है वो, है ना। हर्यक वंश का शासक का नाम क्या है? बिंबिसार है। यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, ये आपको सुधार लेना है। नेक्स्ट है, अभिधम्म पिटक का मुख्य विषय क्या है? यहाँ पे पूछ रहा है आपसे, अभिधम्म पिटक का मुख्य विषय क्या है? अभिधम्म पिटक का क्या बौद्ध दर्शन और मनोविज्ञान है? क्या बौद्ध मठ के नियम है? क्या बुद्ध की जीवनी है? या जैन तीर्थंकरों की कथा है? तो दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, अभिधम्म पिटक, बौद्ध धर्म में 3 पिटक हैं। बौद्ध धर्म में 3 पिटक हैं, या 3 पिटारा है, या 3 खजाना है। कौन कौन से हैं? सबसे पहला है सूत पिटक। क्या बोलते हैं? सूत पिटक बोलते हैं, सूत पिटक। दूसरा है अभिधम्म पिटक, सूत पिटक, विनय पिटक दूसरा कर लीजिए, ज्यादा सही रहेगा, सीक्वेंस से लिखेंगे हम लोग। विनय पिटक। और तीसरा है अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक। अच्छा, कई बार तो एग्जाम में मैंने देखा है कि इन्हीं में से एक और किसी नाम से पिटक दे देगा और कहेगा त्रिपिटक में। इनको सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं? बौद्ध धर्म का त्रिपिटक बोलते हैं, त्रिपिटक। बौद्ध धर्म का क्या बोलते हैं? त्रिपिटक, त्रिपिटक। तो बौद्ध धर्म में त्रिपिटक है ये, है ना, या 3 पिटारा है ये, 3 खजाना है ये। तो सूत पिटक में क्या है? तो दोस्तों जो बुद्ध के उपदेश हैं, जो बुद्ध के उपदेश हैं, बुद्ध के उपदेश, तो बुद्ध के उपदेश किस किताब में है? तो ये सूत पिटक में, ये किताब है 3, तो बुद्ध के उपदेश दिया हुआ है। जो विनय पिटक है, इसमें क्या है? तो इसमें दोस्तों बौद्ध धर्म का, बौद्ध मठ का नियम है, बौद्ध मठ का नियम, बौद्ध मठ का नियम दिया हुआ है, बौद्ध मठ का नियम दिया हुआ है। या बौद्ध जो संघ है या मठ है, जो भी कह लीजिए, जो उनके आश्रम होते हैं, जैसे हिंदू धर्म में आश्रम होता है, तो बौद्ध मठ के नियम होते हैं इसमें। क्लियर है। नियम क्या क्या होने चाहिए। और अभिधम्म पिटक में दोस्तों बौद्ध धर्म के जो दर्शन है, जो ज्ञान की बातें हैं, दर्शन एवं ज्ञान की बातें हैं, दर्शन एवं ज्ञान की बातें किसमें है? अभिधम्म पिटक में है। इसमें केवल बुद्ध के उपदेश दिए हुए हैं, और इसमें उसमें बौद्ध धर्म के दर्शन दिए हुए हैं। इन दोनों में अंतर है। तो इसको जो बुद्ध के प्रिय शिष्य थे आनंद, उन्होंने लिखा है। जो सूत पिटक है, इसको किसने लिखा है? आनंद ने। आनंद कौन थे? बुद्ध के प्रिय शिष्य हैं, आनंद। और जो विनय पिटक है, इसको किसने लिखा है? तो इसको लिखा है दोस्तों उपाली ने। किसने लिखा है? उपाली ने। और अभिधम्म पिटक जो इसमें दर्शन एवं ज्ञान है, इसको किसने लिखा है? तो इसको लिखा है मोगलीपुत्र तिस्स ने। मोगलीपुत्र तिस्स ने लिखा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये वही मोगलीपुत्र तिस्स हैं जिन्होंने तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन किया था अशोक के समय में। क्लियर है। तो ये अध्यक्षता किया था ये अशोक के समय में, जो तीसरी बौद्ध संगति की
अध्यक्षता इन्होंने किया था, मोगलीपुत्र तीसरे ने। अभिधम्म पिटक का मुख्य विषय क्या है, विषय पूछा हुआ है आपसे, तो इसमें हो जाएगा बौद्ध दर्शन और मनोविज्ञान। बौद्ध दर्शन और मनोविज्ञान ही अभिधम्म पिटक में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में विष्टि का क्या अर्थ है। दोस्तों विष्टि का अर्थ पूछा हुआ है आपसे, और वो भी किस में पूछा हुआ है, गुप्त काल में। तो गुप्त काल में विष्टि का क्या अर्थ है आपको ये बताना है। क्या सैन्य कर है, क्या जबरन श्रम है, क्या धार्मिक दान है, या इसमें व्यापारिक कर होते थे। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप कर लेंगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है, इसको तो आपको याद कर लेना है, बिल्कुल कंठस्थ होना है कि विष्टि का अर्थ क्या है, क्योंकि ये गुप्त काल की एक बड़ी विशेषता है। ये केवल गुप्त काल की ही बात है जो बहुत बड़ी विशेषता थी। तो क्या था इसमें, क्या सैन्य कर, जबरन श्रम, धार्मिक दान या व्यापारिक कर। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, जबरन श्रम। ये यहाँ पे जबरन श्रम दिया हुआ है। जबरन श्रम का मतलब क्या होता है, देखिए जो गुप्त काल में है उसमें टैक्स या दंड के रूप में भी कभी कभी वसूलते थे, लेकिन स्पेशली टैक्स आप ध्यान रखेंगे। तो दंड या टैक्स के रूप में ये क्या करते थे, अगर किसी व्यक्ति को दंड देना है तो जो गुप्त शासक थे वो क्या करते थे, अपने यहाँ उनसे काम करवा लेते थे, है ना, जबरन श्रम, बेगारी करवा लेते थे। या उनको टैक्स देना है तो टैक्स के रूप में जो टैक्स चुका रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन एक टैक्स होता था जिसको हम लोग विष्टि कहते थे। ये कि विष्टि एक प्रकार का टैक्स था। ये कैसा टैक्स था, तो ये जा करके सप्ताह में या कह लीजिए 10 दिन पे या 15 दिन में या महीने पर जो भी गुप्त काल के शासकों ने टैक्स तय किया होगा, तो उस उतने दिन पर क्या जा करके एक दिन या एक दिन 2 दिन जो भी टैक्स होगा वो जा करके हमें उनके यहाँ काम करना होता था। तो गुप्त काल में जैसे मान लीजिए मेरे ऊपर विष्टि कर लगा हुआ है, तो मैं जा करके गुप्त शासकों के यहाँ फ्री में काम करूंगा, बेगारी करूंगा, और वही श्रम के रूप में मैं अपना टैक्स चुका दिया। तो ये बड़ी विशेषता थी गुप्त काल में, है ना। इनको टैक्स अपने श्रम के रूप में चुकाना होता था, विष्टि। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको बिल्कुल याद कर लीजिए, रट लीजिए, आपको बहुत फायदा होगा, है ना। ये आपको हमेशा मिलेगा ये क्वेश्चन, जिसको स्टूडेंट स्किप कर देते हैं। तो ये विष्टि क्या है, जबरन, एक प्रकार का टैक्स होता था, एक प्रकार का श्रम किया जाता था जो बेगारी होता था, फ्री में किया जाता था गुप्त वंश के शासकों के यहाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और हमारा जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर को चुनें। 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है और आपको चुनना है सही स्टेटमेंट। पहला दिया हुआ है कि गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो क्या गुप्त काल को स्वर्ण युग कहते हैं। और दूसरा है कि इसका कारण, इसका रीजन, अगर कहा जाता है स्वर्ण युग तो क्यों कहा जाता है। तो इस काल में विज्ञान, कला, साहित्य और गणित का उत्कर्ष हुआ। तो आप मुझे बताएं कि क्या दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। दोनों सही है पर आर सही व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है, या ए गलत है, आर सही है। आप मुझे बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ए और आर दोनों सही है और सही व्याख्या भी करता है। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। दोस्तों ये बिल्कुल सही है, गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहते हैं। लेकिन स्वर्ण युग क्यों कहते हैं, क्योंकि इस काल में विज्ञान, कला, साहित्य और गणित का बहुत जबरदस्त विकास हुआ, है ना। विज्ञान का भी, जैसे बराहमिहिर जैसे लोग थे, आर्यभट्ट जैसे लोग थे, तो विज्ञान अपने चरम पर था। कला, बहुत तरह के साहित्य लिखे गए इसमें, और बहुत तरह के गणित वगैरह थे, ये भी बहुत आगे था। आर्यभट्ट जैसे लोग थे तो आगे ही होगा। दोनों सही है और सही व्याख्या भी है, इसलिए इसको स्वर्ण युग कहते हैं। इसलिए स्वर्ण युग नहीं कहते कि यहाँ पे सोने का सबसे ज्यादा सिक्का चला है, इसलिए नहीं कहते, बल्कि इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे साइंस, कला, विज्ञान ये सब बहुत आगे था। मौर्य सम्राट अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। तो अशोक के किस शिलालेख में दोस्तों कलिंग युद्ध का वर्णन है, ये आपको बताना है। किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। क्या 13वें शिलालेख में, क्या 7वें शिलालेख में, क्या मास्की शिलालेख में, या भाब्रू शिलालेख में। तो दोस्तों अशोक के किस शिलालेख में उसके कलिंग युद्ध का वर्णन है, तो ये होगा दोस्तों 13वां शिलालेख। अशोक का जो 13वां शिलालेख है, 13वां, तो जो 13वां शिलालेख है इसमें आपको ध्यान रखना है कि कलिंग का वर्णन है, कलिंग युद्ध का। गुप्त काल में प्रशस्ति का क्या अर्थ था। गुप्त काल में दोस्तों प्रशस्ति किसे बोलते थे, तो प्रशस्ति का अर्थ क्या था ये आपको बताना है। धार्मिक कर, राजा की प्रशंसा में लिखा शिलालेख, सैन्य रणनीति, या कर संग्रह प्रणाली। तो आप मुझे बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। गुप्त काल में प्रशस्ति का क्या अर्थ है। प्रशस्ति तो जैसे आपने पढ़ा होगा प्रयाग प्रशस्ति, है ना, या बहुत तरह की प्रशस्तियां होती थी। तो प्रशस्ति किसे बोलते थे, राजा की प्रशंसा में जो शिलालेख लिखा होता था उसी को प्रशस्ति कहते थे। ये शब्द भी याद कर लेंगे आप। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और हमारा जो अगला क्वेश्चन है, दिव्यावदान ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है। जो दिव्यावदान ग्रंथ है दोस्तों यह किस धर्म से है पूछा हुआ है। क्या बौद्ध धर्म से है, क्या जैन धर्म से है, वैदिक धर्म से है, या शैव धर्म से है। तो इसका आंसर आप लोग करें,
और इसका जो सही आंसर है वह है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। जो दिव्यावदान है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, लेकिन इस किताब का राइटर अज्ञात है ना। इस किताब का जो लेखक है वह अज्ञात है, मतलब कि आज तक पता नहीं चला कि दिव्यावदान को किसने लिखा हुआ है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर को चुनें। तो आपको दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, एक कथन है और दूसरा कारण है, वो आपको पढ़ना है और सही उत्तर देना है। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो क्या है, वो स्टेटमेंट है कि वैदिक काल में कृषि से ज़्यादा महत्वपूर्ण पशुपालन था। तो वैदिक काल में ये कह रहा है, जो वैदिक काल ऋग वैदिक काल था उसमें कृषि से ज़्यादा महत्वपूर्ण पशुपालन था। और कारण कह रहा है कि ऐसा क्यों था, तो कारण में दिया हुआ है ऋग वैदिक समाज एक कबीलाई समाज था जो खानाबदोश था। खानाबदोश का मतलब घुमक्कड़ था। तो ऋग वैदिक समाज एक कबीलाई समाज था जो खानाबदोश था। तो ये कथन है और ये उसका कारण है, और आपको बताना है कि क्या ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है पर आर ए सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं सही आंसर क्या होगा। ऋग वैदिक काल में कृषि से ज़्यादा महत्वपूर्ण पशुपालन था। तो ये बात तो है दोस्तों बिल्कुल सही। क्लियर है, ये सही है। ऋग वैदिक समाज एक कबीलाई समाज था जो खानाबदोश था, तो ये भी है सही। अब देखते हैं क्या सही व्याख्या भी करता है। तो ऋग वैदिक काल में कृषि ज़्यादा महत्वपूर्ण ऋग वैदिक काल में कृषि से ज़्यादा महत्वपूर्ण पशुपालन था, क्योंकि ऋग वैदिक समाज एक कबीलाई समाज था जो खानाबदोश था। तो दोस्तों यह सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो क्या है, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो प्राचीन भारत में कठोपनिषद जो दोस्तों उपनिषद है, उपनिषदों की संख्या कितनी है 108। तो 108 उपनिषदों में एक उपनिषद है कठोपनिषद, और कठोपनिषद में किस दार्शनिक संवाद का वर्णन है। इसमें क्या दिया हुआ है, क्या नचिकेता और यम का वर्णन है इसमें, क्या याज्ञवल्क और मैत्रेयी का वर्णन है इसमें, श्वेत केतु और उद्दालक का वर्णन है इसमें, कृष्ण और अर्जुन का वर्णन है इसमें, संवाद का वर्णन है। आप मुझे बताएं कि इसमें किसके संवाद का वर्णन है, ये आपको बताना है। क्लियर है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, नचिकेता और यम। क्लियर है। नचिकेता एवं यम में यम का जो संवाद है, इसमें जो नचिकेता है ये एक छोटा सा बालक है और जो यम है ये यमराज हैं, और इनके बीच में जो संवाद होता है, दार्शनिक संवाद होता है, यही पूरा कठोपनिषद में इसका वर्णन है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से कांस्य दर्पण, कांसे का दर्पण प्राप्त हुआ है। कांस्य दर्पण कहाँ से प्राप्त हुआ है, क्या हड़प्पा से, क्या मोहनजोदड़ो से, क्या चनहुदड़ो से, या लोथल से। तो दोस्तों आप मुझे बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। और इसका जो सही आंसर होगा वो अगर आपने पढ़ा होगा तो आसानी से आप बता देंगे दोस्तों, चनहुदड़ो। अब जो मैं बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनिए। अगर कभी भी एग्जाम में आपसे साज सज्जा या श्रृंगार को लेकर के आए तो हमेशा आप चनहुदड़ो को ही बताएंगे, है ना। जैसे मैं आपको बताता हूँ, चनहुदड़ो में दोस्तों सिंदूर मिला हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए कि सिंदूर कहाँ से मिला हुआ है, चनहुदड़ो से। या कह लीजिए कि लिपस्टिक मिला हुआ है ना, लिपस्टिक, ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। लिपस्टिक है ना। तो लिपस्टिक कहाँ से मिला हुआ है, ये भी चनहुदड़ो से मिला हुआ है। इसके अलावा कांसे का दर्पण, कान से दर्पण कहाँ से मिला हुआ है, ये भी। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों कान से दर्पण हो गया। इसके अलावा अगर कभी भी आपसे पूछे कि मनका बनाने की फैक्ट्री कहाँ थी, तो ये भी चनहुदड़ो में थी। हालांकि मनका बनाने की फैक्ट्री लोथल में भी, दोनों जगह पे है, लेकिन यहाँ पर भी है मनका बनाने की फैक्ट्री। मनका बनाने की फैक्ट्री भी यहीं पर है, मनका बनाने की फैक्ट्री भी यहीं पे है। इसके अलावा गोलाकार या वक्राकार ईंट, तो ये सारी की सारी चीज़ें चनहुदड़ो से ही मिली हुई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और चनहुदड़ो कहाँ पे है, तो ये पाकिस्तान के सिंध में है। और इसकी जो खोज किया था वो किसने किया था, अर्नेस्ट मैके ने किया था। किसने किया था, अर्नेस्ट मैके ने किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर को चुनें। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करके आपको सही उत्तर को चुनना है। एक है कथन और दूसरा है उसका कारण, और आप बताएं कि इसके अनुसार सही उत्तर क्या होगा। ऋग वैदिक काल में गो यानी कि गाय
का अत्यधिक महत्व था? क्या ऋग्वैदिक काल में गाय का अत्यधिक महत्व था? और कारण दिया हुआ है कि क्यों, अगर है तो क्यों? उस समय गौ यानी कि गाय एक प्रमुख संपत्ति मानी जाती थी, इसलिए इसका महत्व ज़्यादा था। तो दोनों सही है और सही व्याख्या भी है। दोनों सही है पर व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है। ए गलत है, आर सही है। दोस्तों आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऋग्वैदिक काल में गौ गाय का अत्यधिक महत्व था। दोस्तों ये तो कथन है बिल्कुल सही। और उस समय गाय एक प्रमुख संपत्ति मानी जाती थी, ये भी है सही। अब देखते हैं कि व्याख्या कर रहा है कि नहीं। ऋग्वैदिक काल में गाय एक अत्यधिक महत्व था, क्योंकि उस समय गाय एक प्रमुख संपत्ति मानी जाती थी। तो सही व्याख्या भी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ए। ऑप्शन नंबर जो ए होगा वह होगा बिल्कुल सही। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा वो क्या होगा? अगला क्वेश्चन है कि गुप्त काल में ऊपरी का क्या कार्य था? ऊपरीक का कार्य क्या था? ऊपरीक कौन होता था? तो क्या ये प्रांतीय शासक होता था, जो प्रांत के हेड होते थे, प्रांत के शासक? तो सबसे पहले दोस्तों प्रांत को क्या बोलते थे? प्रांत। तो प्रांत को बोलते थे भुक्ति। क्या बोलते थे? भुक्ति। ये कई बार पूछा हुआ है, इसलिए आप इसको याद कर लेंगे। प्रांतों को क्या बोला जाता था? गुप्त काल में प्रांतों को क्या बोलते थे? भुक्ति बोलते थे। तो ऊपरीक कौन होता था? क्या प्रांत के शासक होते थे? क्या सैन्य कमांडर होते थे? क्या कर संग्रहकर्ता होते थे? या धार्मिक सलाहकार होते थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ये प्रांतीय शासक ही होते थे, है ना। जो प्रांत था उसको भुक्ति बोलते थे, और जो प्रांत का हेड होता था, जो शासक होता था, उसे क्या बोलते थे? इसको बोलते थे ऊपरीक। ये भी आपको ध्यान रखना है। जो कर संग्रह करता था इसको समाहर्ता ही बोलते थे, जो गुप्त काल मौर्य काल में बोलते थे समाहर्ता इसको मौर्य काल में भी बोलते थे और गुप्त काल में भी बोलते थे। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हमारा जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर को चुनें। तो कथन पर विचार करके आपको सही उत्तर को चुनना है। ऋग्वैदिक काल में गाय का अत्यधिक महत्व चाहिए, 2 बार आ गया क्वेश्चन। तो दोस्तों कोई नहीं, ये क्वेश्चन 2 बार है, ठीक है। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन रिपीटेड हो गया ये भी। इसका सही आंसर ऊपरी प्रांतीय, ठीक है, मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर को चुनें। आज 2 क्वेश्चन रिपीटेड हो गया दोस्तों, आप लोग इसको सुधार लीजिए, देख लीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर को चुनें। तो पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, पहला कथन दिया हुआ है, नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त काल में प्रमुख शिक्षा केंद्र था। जो नालंदा विश्वविद्यालय था यह गुप्त काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। तो क्या ये सही है या गलत है, ये आपको बताना है। और दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है कि नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कुमारगुप्त ने करवाया था। तो क्या नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कुमारगुप्त ने करवाया था? दोनों सही है, एक सही है दूसरा गलत है, पहला गलत है दूसरा सही है, या दोनों ही गलत है? आप मुझे बताएं दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त काल का एक प्रमुख शिक्षा का केंद्र था। दोस्तों ये तो है बिल्कुल सही। और दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है कि नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कुमारगुप्त ने करवाया था। दोस्तों ये भी है सही। तो इस हिसाब से हम क्या बताएंगे? दोनों ही सही है। क्लियर है, दोनों ही सही है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हमारा जो अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में महान अन्न भंडार किस स्थल से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा सभ्यता में महान अन्न भंडार, जिसे हम लोग ग्रेट ग्रेनरी कहते हैं, ये किस स्थल से प्राप्त हुआ है, ये आपको बताना है। तो ये कहाँ से मिला हुआ है दोस्तों? ये कहाँ से मिला हुआ है? तो ये मिला हुआ है हड़प्पा से, ये आपको ध्यान रखना है। जो मोहनजोदड़ो, यहाँ पे ग्रेट बौद्ध मिला हुआ है, विशाल स्नानागार। तो ग्रेट बौद्ध मिला हुआ है, विशाल स्नानागार मिला हुआ है मोहनजोदड़ो से। यहाँ पे दोस्तों 10 पत्थरों का शिलालेख मिला हुआ है, स्टेडियम मिला हुआ है और जल संग्रहण का व्यवस्था मिला हुआ है। लोथल से दोस्तों जो नाप तौल की प्रणाली है। इसके अलावा लोथल से दोस्तों एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि देखिए पूरे हड़प्पा सभ्यता में जो मकान थे, जो घर थे, उनके खिड़की और दरवाजे सामने की ओर खुलते हैं। लेकिन लोथल एक ऐसा स्थान है जहाँ पे घरों के दरवाजा कह लीजिए, दरवाजा या द्वार, दरवाजा एवं खिड़की, घरों के दरवाजा एवं खिड़की, दरवाजा कर लीजिए, दरवाजा हो गया इसमें, दरवाजा एवं खिड़की, ये दोनों ओर खुलते थे, दोनों ओर
खुलते थे। दोनों ओर खुलने का मतलब खुलते थे। दोनों ओर का मतलब होता है कि आगे भी और पीछे भी। बाकी सब के जितने भी हैं वो सब केवल पीछे की ओर खुलते थे। हड़प्पा सभ्यता में जितने भी घर हैं सबके खिड़की और दरवाजे पीछे की ओर खुलते थे। लेकिन लोथल एक ऐसा स्थान है जहाँ से घरों और दरवाजों की खिड़की घरों के दरवाजे एवं खिड़की आगे और पीछे दोनों ओर खुलते थे। ये भी इसकी बड़ी विशेषता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुप्त काल में कायस्थ का क्या कार्य था? कायस्थ का कार्य क्या था दोस्तों, ये आपको बताना है। कायस्थ का कार्य लेखाकार और प्रशासक, सैन्य कमांडर, धार्मिक सलाहकार या कर संग्रहकर्ता। तो कायस्थ का मुख्य कार्य क्या था? तो इसका मुख्य जो कायस्थ था इसका मुख्य कार्य था दोस्तों लेखाकार करना। लेखाकार और प्रशासक का कार्य करना ही कायस्थ का मुख्य काम था। जो कायस्थ था यह स्पेशली लेखाकार वाला काम करता था। यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर को चुनें। तो दो स्टेटमेंट दिया हुआ है और आपको बताना है कि इनमें से सही कौन सा है और गलत कौन सा है। हड़प्पा सभ्यता में लोहे का व्यापक प्रयोग हुआ। लोहे का व्यापक प्रयोग हुआ था हड़प्पा सभ्यता में। और दूसरा है स्टेटमेंट, यह सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। तो यह सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी, ये दूसरा स्टेटमेंट है। केवल पहला सही है, केवल दूसरा सही है, दोनों ही सही है या दोनों ही गलत है? दोस्तों आप मुझे बताएं। तो चलिए देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में लोहे का व्यापक प्रयोग हुआ, दोस्तों ये तो है गलत। लोहे का यूज हुआ था या नहीं इसका कोई साक्ष्य अभी तक नहीं मिला हुआ है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में लोहे का बिल्कुल भी यूज नहीं हुआ। यह सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी, दोस्तों ये बिल्कुल सही है। कांसे का यूज सबसे पहले इन्होंने ही किया। और कांसा बनता कैसे है? तो तांबे में टिन मिला करके, तांबे में टिन मिला देते हैं तो ये कांसा बन जाता है। और इन्होंने ये सीख लिया था तांबे में टिन मिला करके, ठीक है ना। कांसा बनाना इन्होंने सीख लिया था। तो ये क्या हो जाएगा, केवल एक सही है, नहीं केवल दो सही है, केवल दो सही है। बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हमारा जो अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में पड़ी किसे कहते थे? बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है ये। पड़ी किसे बोला जाता था ये आपको बताना है। पड़ी तो धार्मिक पुरोहित को बोलते थे वैदिक काल में, या व्यापारी वर्ग को बोला जाता था, या सैन्य योद्धा को बोलते थे, या गांव का मुखिया होता था। तो पड़ी किसे बोलते थे? पड़ी बोलते थे दोस्तों व्यापारी वर्ग को। किसे बोलते थे? व्यापारी वर्ग को। तो ये आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर को चुनें। तो दो स्टेटमेंट दिया हुआ है और आपको बताना है। अच्छा, एक कथन है एक कारण है, वो आपको बताना है कि कथन कारण को पढ़ करके सही उत्तर को दीजिए। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था। क्या अशोक ने कलिंग युद्ध करने के बाद बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था? और दूसरा है, कलिंग युद्ध में हुई व्यापक जनहानि ने अशोक को प्रभावित किया, ये कारण था। अगर ये था सही है तो इसका कारण ये है कि कलिंग युद्ध में हुई व्यापक जनहानि ने अशोक को प्रभावित कर दिया, उसको परिवर्तित कर दिया। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए इसकी सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है पर व्याख्या नहीं करता है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। दोस्तों आप मुझे बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था, दोस्तों ये तो है बिल्कुल सही। और कलिंग युद्ध में हुई व्यापक जनहानि ने अशोक को प्रभावित किया, ये भी है दोस्तों सही। जो कलिंग युद्ध था ये कब हुआ था? जो कलिंग युद्ध था दोस्तों ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 261 ईसा पूर्व में, जब अशोक गद्दी पर बैठा था। अशोक गद्दी पर कब बैठा था? 269 ईसा पूर्व में। तो जब ये गद्दी पर, कहीं पे 272 भी दिया है लेकिन ज़्यादा सही 269 ईसा पूर्व में है। तो 269 ईसा पूर्व में जब अशोक गद्दी पर बैठा तो उसके 8वें वर्ष, अपने गद्दी पर बैठने के 8वें वर्ष इसने कलिंग पर आक्रमण किया था, जो वर्तमान के उड़ीसा क्षेत्र में था। और आक्रमण करने का कारण क्या था? क्योंकि जो व्यापारिक मार्ग था उत्तर और दक्षिण को जोड़ता था, व्यापारिक मार्ग वो कलिंग से हो करके जाता था। मगध को दक्षिण भारत में जो जोड़ता था व्यापारिक मार्ग, उस व्यापारिक मार्ग पर कंट्रोल था कलिंग का। तो इसीलिए जो मौर्य वंश का शासक अशोक था इसने कलिंग पर आक्रमण किया, ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया, सही है, क्योंकि कलिंग युद्ध में हुई व्यापक जनहानि ने अशोक को प्रभावित किया, ये सही व्याख्या भी है। तो ए और आर दोनों सही है और इसकी सही व्याख्या भी है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, गुप्त काल में दिनार किस प्रकार की मुद्रा थी? तो दोस्तों गुप्त काल में दिनार किस प्रकार की मुद्रा थी? क्या रजत मुद्रा थी, क्या स्वर्ण मुद्रा थी, क्या ताम्र मुद्रा थी, या सीसा की मुद्रा थी? और इसका जवाब करेंगे आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में। देखिए गुप्त काल में दो मुद्रा थी दोस्तों, एक था दिनार और दूसरा था रूपक। क्लियर है? तो आपसे पूछा हुआ है दिनार, लेकिन आप रूपक भी बताएंगे कमेंट करके। दिनार और रूपक दोनों को बताएंगे कि
दिनार किस धातु का था और रूपक किस धातु का था। ठीक है, जवाब का रहेगा इंतजार हमें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक हमें दीजिए इजाज़त दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।